जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी माह में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न होने जा रही है। और साथियों, इस परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकल साइंस से अच्छे खासे मार्जिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे जो बार बार बिहार पुलिस भर्ती में पूछे गए हैं। बिहार पुलिस भर्ती के अलावा भी वो कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 देश को बनाता है। देश को क्या बनाता है? ऑप्शन है एक गणराज्य, एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आगे चलकर मैं डी और ई, अगर यही ऑप्शन रहेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक डी और उपयुक्त में से कोई नहीं ई, अगर यही ऑप्शन सेम रहते हैं तो मैं इनको नहीं बोलूँगा, ए बी सी तक ही बोला करूँगा। तो साथियों, जो हमारा आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, वो भारत को एक क्या बनाता है? संघ बनाता है। उसमें लिखा गया है भारत राज्यों का क्या है? संघ है एक। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक संघ। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? यानी विधानसभा सीटें कितनी हैं पटना जिले के अंतर्गत? ठीक है, ऑप्शन ए 16, 14, 12 और डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पटना के अंतर जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो है 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1998, 1997, 1996। इनमें से एक से अधिक आंसर हैं या कोई भी आंसर नहीं है। तो साथियों, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की स्थापना हुई थी 1997 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघीय सूची में क्या शामिल है? रक्षा, कृषि, संचार, एक से अधिक, कोई नहीं। तो साथियों, जो हमारी संघ सूची होती है, हमारी जो सूचियाँ हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो रक्षा है ये साथियों संघ सूची में शामिल है। ठीक है, ये संघ सूची में शामिल है। जो कृषि है ये राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में। और जो संचार है वो भी संघ सूची में शामिल है। तो हमें पता चल गया कि क्या क्या शामिल है हमारा। एक तो रक्षा और एक संचार, ये दोनों संघ सूची में शामिल हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? स्थानिक स्वशासन, तो साथियों स्थानिक स्वशासन के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, उसी के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है 1992, 1990, 1991। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? 1992। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ? हमें ऐसे राज्य को चुनना है जो 1949 में भारत में सम्मिलित हुआ। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों 1949 में मणिपुर भारत के अंदर शामिल हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2003 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों, जो सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम है वो बना था वर्ष 2002 में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष
कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष बताने हैं। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, तो एक से अधिक तो नहीं होंगे, अध्यक्ष तो कोई एक ही होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन से, यानी कि निम्न सदन से, उच्च सदन से, या लोकसभा राज्यसभा भी बोल सकते हैं, केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा में, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों धन विधेयक, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ये धन विधेयक एक विशेष प्रकार के ऐसे विधेयक हैं जिन्हें केवल लोकसभा से ही पारित किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल लोकसभा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? यानी कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है वो किस विशिष्ट समूह के लोगों को प्रदर्शित करती है, किस समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा करती है? ऑप्शन है भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति। तो साथियों बस जहाँ 5वीं अनुसूची आ जाए और किसी जाति जनजाति की चर्चा हो रही हो तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर हमेशा अनुसूचित जनजाति आपको लगाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक साधारण विधेयक, अब एक साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन से, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों अगर बात करते हैं केवल एक साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन से पारित किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है साथियों। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। आंसर इसमें से एक से अधिक होंगे या कोई नहीं। तो साथियों एक से अधिक तो होंगे नहीं, कोई एक ही होगी, अस्थायी या अतिरिक्त या स्थायी। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, आप ध्यान रखेंगे स्थायी है और संवैधानिक निकाय है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्थायी संवैधानिक निकाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? V.K. कृष्ण मेनन, सुकुमार सेन, B.N. राव, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहे हैं, ठीक है। तो साथियों सुकुमार सेन ये कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? लोकतंत्र की जननी समसामयिक काल में कौन से देश को माना जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, अमेरिका, एक से अधिक कोई नहीं। तो साथियों भारत एक ऐसा देश है जिसे लोकतंत्र की क्या माना जाता है? जननी समसामयिक काल में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में फैडकोर, ये याद रखना है, फैडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहां फैडकोर नाम का एक समूह है जो सक्रिय है? ऑप्शन है बोलीविया, बेल्जियम, श्रीलंका, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों वो देश है बोलीविया जहाँ पे फैडकोर नाम का एक समूह सक्रिय है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलीविया, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार पूछ रहे हैं। डॉक्टर के.एम. मुंशी, B.N. राव, भीमराव अंबेडकर, B.C. चटर्जी। तो साथियों अगर संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है तो B.N. राव ये हमारे संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नहीं है साथियों, किसे होगा? किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? दबाव समूह को, संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को? तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है स्थानीय स्वशासन को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 9, भाग 9A, भाग 6वां, भाग 6, भाग 12। तो साथियों, इनमें से कौन सा भाग है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है भाग 9, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, आप याद कर लें, से अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? वैसे तो आपको पता चल रहा है नाम से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, और ऐसे ही क्वेश्चन में हम फंसते हैं। तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 में, 1 जनवरी 2011 में, 1 जनवरी 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो कब से लागू हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो अक्सर हम 2009 ही करेंगे कि भाई 2009 में आया तो 2009 में, पर ऐसा है नहीं, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो एक है ऑप्शन ए राजनीतिक दल बदल के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, शहरी स्वशासन के बारे में, भाषाओं के बारे में, ठीक है। तो साथियों, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में हमें बताती है, ठीक है। भाषाओं के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची भाषा, ये आपको रट लेना है, अक्सर पूछा जाता है। तो भाषाओं के बारे में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? इस पे ध्यान देना है। बाकी की करता है, बस एक है जिसकी नहीं करता इनमें से, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो साथियों, प्रधानमंत्री की करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, ठीक है साथियों। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अब अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, जीवराज मेहता, चिमन भाई मेहता, बलवंत राय मेहता। मतलब वह समिति जिसके आधार पर पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष पूछे। तो साथियों, आपको पता होगा उस समिति बलवंत राय मेहता समिति थी वो, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि सही सुमेलित हैं ज़्यादातर, एक को ढूंढना है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है साथियों। तो है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार, ये सही है। 156 राज्यपाल की पदावधि, ये भी सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी सही है। तो साथियों, ये 3 तो सही हैं, तो सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं लग रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, ये कथन है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाना है तो उपक्रम किया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य के विधान मंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो साथियों, जब कोई संशोधन लाना है तो राष्ट्रपति तो लाता नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। और राज्य के विधानमंडल भी नहीं ला सकते। हाँ, कोई संशोधन लाना है तो उसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा से हो सकता है, यानी कि हमारा पहला और दूसरा सही होना चाहिए। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो कथन थे हमारे, ठीक है। ऑप्शन है इसके केवल ए, 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3। तो हमें पता है 1 और 2 वाला हमारा सही था, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में
हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 341, 342, 343, 346। तो साथियों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और शायद आपको पता भी होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसका आंसर सबको पता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है वो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा पूरे देश की घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इनमें से जो भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रपति हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? यानी कि योजना आयोग को कब नीति आयोग में बदल दिया गया? 1 जनवरी 2015, 15 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2015। तो साथियों आपको इतना तो पता होगा, योजना आयोग को नीति आयोग 2015 में किया गया था। ठीक है, लेकिन बात आती है विद डेट, तो वो तारीख है पहली तारीख 2015 की, 1 जनवरी 2015। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? जगजीवन राम इनको कौन सा विभाग सौंपा गया था? ऑप्शन है रक्षा, कानून, वित्त, श्रम। तो साथियों जगजीवन राम जी को श्रम विभाग सौंपा गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाग। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अम्बेडकर साहब थे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? यानी कि ऐसा संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को, अस्पृश्यता को खत्म करता है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, इनमें से एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों इस चीज़ को कोई एक ही आर्टिकल करता है और वो है अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, यानी राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होगी? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो साथियों राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए कम से कम आयु हमें 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें लोकसभा की तो 25 वर्ष की आयु में हम लोकसभा का सदस्य चुन सकते हैं। साथियों इसीलिए राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। यानी कि संघीय प्रणाली का विचार भारत ने कहाँ से लिया था? ऑप्शन ए कनाडा से, यूके से, यूएसए से, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों अगर बात करें कि केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार, तो ये भारत ने कनाडा से लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? 28 मई 2023, 15 अगस्त 2022, 23 अगस्त 2023, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों जो नया संसद भवन है वो भारत के लिए कब समर्पित किया गया, देश को कब समर्पित किया गया? तो ये डेट आपको पता होगी 28 मई 2023। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना किस समिति का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है चाबहार समिति, मुदालियर समिति, हर्ष मेहता समिति,
एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों ऐसी समिति थी चाभार समिति, जो दल बदल की सटीक परिभाषा देना उसका उद्देश्य था 1970 से पहले। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, खाद्य एवं कृषि, एक से अधिक और कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, उनके पास अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि विभाग था। ठीक है साथियों, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत संघीय संघवाद का परिणाम है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। भारतीय संघवाद सुधारण एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत संघीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, मूल अधिकार, एक से अधिक और कोई नहीं। तो साथियों चुप रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन बनाने की, कहीं भी घूमने फिरने की, बस जाने की, ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं और ये हमारे मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, एक से अधिक और कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कोर्ट में भी नहीं घसीट सकते। ठीक है, यानी कि जन कल्याणकारी होते हैं। सरकार इनको कर भी सकती है, अगर न चाहे, न संभव हो तो नहीं भी कर सकती है। और ये नियम कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देश तो साथियों आयरलैंड से लिए गए, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार जो कि हमें प्राप्त हैं, और मौलिक अधिकार के लिए हम सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कहाँ से लिए गए? कनाडा से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से। तो साथियों ये यूएसए से लिए गए थे, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बना था? 1976 में, 74 में, 1975 में, और इनमें से कोई नहीं। सिक्किम पूरी तरह से भारत का राज्य कब बना है? तो ये साथियों 1975 में बना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, सी राज्य के मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो साथियों उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के पास है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मूल ढांचे का सिद्धांत, आज भी जो हमारे जजेज होते हैं वो इसी आधार पर काम करते हैं। अगर कोई संशोधन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो बस ये देख रहे हैं कि इससे हमारे संविधान का मूल ढांचा तो प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर ऐसा लगता है कि हमारे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है तो उस संशोधन को भी रद्द कर दिया जाता है, उस विधेयक को भी रद्द कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ। तो साथियों एक केस चला था केशवानंद भारती का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें केशवानंद भारती का केस चला था केरल के राज्य के मतलब केशवानंद भारती का केरल राज्य के साथ क्या चला था, एक केस चला था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं साथियों सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष
सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। यानी कि जैसे सदन चल रहा है और सदन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी या इंग्लिश में बोलने में असहज महसूस कर रहा है और वो अपनी मातृभाषा में बात रखना चाहता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा उसे जो सदन के जो अध्यक्ष हैं वो अनुमति दे सकते हैं? अनुच्छेद 110A, 122(2), 120(1) ए और बी दोनों। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा 120 का ए, यानी कि ऑप्शन सी। अनुच्छेद 120A के तहत वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकता है सदन के अंदर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। किसी समुदाय को जब हम अनुसूचित जनजाति घोषित करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आनी चाहिए, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। इनमें से क्या क्या होना चाहिए? तो साथियों अगर हमें किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो उसमें आदिम लक्षणों के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़े आदिवासी टाइप के होते हैं, पहाड़ों वगैरह पर रहते हैं, वो जो मूल सामाजिक सिस्टम जैसा चल रहा है उसे थोड़ा पिछड़े हुए थे, उनकी संस्कृति विशिष्ट होती है, ये भी हो सकता है। वो बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, वो हमारे आसपास आने में थोड़ा शर्म भी महसूस करते हैं, और वो पिछड़ा होते हैं, और भौगोलिक अलगाव होता है, उनकी भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी सी अलग होती है। तो ये सारे कारण सही हैं, सब हो सकते हैं। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, केवल 2, 3, 4, उपयुक्त सभी। तो साथियों हम ऑप्शन डी को इसमें सही मानेंगे और उपयुक्त सभी हमारा इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? ठीक है, संशोधन का प्रावधान, तो संशोधन का प्रावधान जैसे ही हमारी समझ में आए तो हमें पता चल जाता है भाग कौन सा होगा, 20, भाग 20 में अनुच्छेद 368, बस इतना ध्यान रखना है। भाग 20 का अनुच्छेद 368 है, वो क्या कहता है, वही हमें संशोधन का प्रावधान देता है। तो भाग ये क्या कह रहा है, 19 का अनुच्छेद 356, भाग 20 का अनुच्छेद 356, भाग 20 का अनुच्छेद 368, भाग ये भी 368, तो भाग 20 का 368, यानी कि हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से आई? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या बंधुत्व की जो प्रेरणा है वो फ्रांस की क्रांति से आई थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा, फ्रेंच क्रांति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? सबसे पहले, ठीक है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत का संसद, कोई नहीं। तो किसके द्वारा ग्रहण किया गया भारतीय संविधान? तो साथियों वो संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें इनमें से एक जो ऑप्शन दिए गए सम्मिलित नहीं था। स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो साथियों हमारी प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं थे। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं सूची, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना। तो अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा, प्रस्तावना है भी जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो हमें एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो साथियों संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस थे जो बिहार पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हर तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।